भगवान ऐसा पड़ोसी सबको दे। खट 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 कौन है? पता नहीं कौन है, इतनी रात गई। बड़बड़ाते हुए विनीता ने दरवाजे के बीच बने झरोखे से झांक कर देखा। अरे तुम रिया, इतनी रात गए, जानती भी हो 2 बज रहे हैं। क्या है आंटी जी? वो बाबूजी की तबीयत खराब हो रही है, उन्हें बड़े अस्पताल लेकर जाना होगा। आंटी जी, अंकल जी से कहिए ना, वह अपनी गाड़ी से उन्हें। बात बीच में काटते हुए विनीता बोली, बेटा वो उनकी भी तबीयत खराब है, बड़ी मुश्किल से दवाई देकर सुलाया है, ऊपर से गाड़ी भी ठीक नहीं है। तो तुम चौक पर चली जाओ, वहाँ कोई ऑटो टैक्सी मिल जाएगी। क्या चौक पर? रिया की आंखें भीगी हुई थी। रात 2 बजे चौक पर? माँ बाबूजी ने कभी 8 बजे के बाद घर से निकलने नहीं दिया। कारण अक्सर माँ बाबूजी उसे समझाते रहते थे, बेटा यह वक्त असामाजिक तत्वों के बाहर घूमते हुए शिकार करने का ज़्यादा होता है। लेकिन आज तो मुझे जाना ही होगा। मन को डांडस बंधा कर आई हूँ। मुझे बेटी नहीं बेटा मानते हैं मेरे माँ बाबूजी, तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। लेकिन मन में अक्सर अकेली लड़कियों के साथ होती वारदातों की खबरें रिया के मन की आशंकाओं को और बढ़ा रही थी। लेकिन वह हिम्मत करते हुए अपनी गली से बाहर सड़क की ओर जाने लगी। अरे रुको, कौन हो तुम? पीछे से आवाज़ सुनाई दी। रिया ने घबराकर पीछे की ओर देखा तो गली के नुक्कड़ पर महीने भर पहले रहने आए नए पड़ोसी, जो कि रिक्शा चलाते हैं, को खड़ा पाया। अरे तुम तो हमारी गली के ओम प्रकाश भैया की बिटिया हो ना? कहाँ जा रही हो इतनी रात गई? काका, वो बाबूजी की तबीयत खराब है, अस्पताल लेकर जाना है, कोई सवारी रिक्शा ढूंढने। क्या ओम प्रकाश भैया की तबीयत खराब है? बिटिया तुम घर चलो वापसी, कहकर वह जंजीर से बंधे अपने रिक्शे को खोलने लगी। रिया तुरंत घर पहुंची। बाबूजी को सहारा देकर उठाने की कोशिश कर ही रही थी कि रिक्शा वाले काका अंदर आ गए। आओ ओम प्रकाश भैया, सहारा देते हुए ओम प्रकाश जी को पकड़ते हुए रिक्शे वाले ने कहा। अरे बिटिया, भाभी जी कुछ नहीं है, सब ठीक है, अभी डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगी। पिछली सीट पर तीनों को बिठाकर रिक्शा तेजी से पेडल मारकर खींचने लगी। अस्पताल पहुंचकर रिया के साथ साथ डॉक्टर के आगे पीछे भागते हुए ओम प्रकाश जी को भर्ती कराया। देखिए, थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें दवाओं सहित थोड़ा आराम करने के लिए कहा। बेड के पास बैठी रिया को शाम की वह तस्वीर आंखों के आगे नजर आ रही थी, जब बगल वाली विनीता आंटी अंकल जी के साथ खिलखिलाकर गाड़ी से उतरी थी। तब ना तो गाड़ी खराब थी और ना अंकल जी की तबीयत। देखिए, यह इंजेक्शन मंगवा लीजिए, डॉक्टर ने एक पर्ची रिया की ओर बढ़ाते हुए कहा। यहाँ लाइए डॉक्टर साहब, कहकर रिक्शा वाले ने पर्ची पकड़ ली। तुम मम्मी पापा के साथ रहो, हम अभी लेकर आए बिटिया। और वह बाहर की ओर तेजी से निकल गया। रिया एकटक उसकी ओर देखती रही। एक छोटा सा चद्दर वाले मकान में रहने वाला रिक्शे वाला। गली में सभी के घर 2-3 मंजिला थे। सभी के घरों में मार्बल पत्थरों की सजावट थी, तो किसी के यहाँ टाइल्स की। बस वही एक घर अजीब सा लगता था, झोपड़ी नुमा, सीमेंट की चद्दरों से ढका हुआ। कुछ ही देर में, लो डॉक्टर साहब, अचानक रिक्शे वाले की आवाज़ ने उसकी तंद्रा भंग की। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और आराम करने के लिए कहकर चला गया। सुबह 5 बजे तक डॉक्टर ने 4 बार बीपी चेक किया। तकरीबन सभी समय सुधार था, इसलिए डॉक्टर ने ओम प्रकाश जी को घर जाने की अनुमति दे दी। वापसी भी रिक्शे पर लेकर रिक्शा वाला बड़ी सावधानी से छोड़कर जैसे ही चलने को हुआ, रिया ने बटुआ निकालकर 500 का नोट उसकी ओर बढ़ाया। लीजिए काका, यह तो आपका काम है ना काका, लीजिए। बिटिया, हमारे परिवार के जीवन यापन के लिए हम सुबह से शाम तक उस ऊपर वाले की दया से मेहनत करके कमा लेते हैं, ज़्यादा का लालच नहीं। वो इंतजाम किए देता है हमारे पेट का, और वैसे भी हम गली में रहते हैं। ऐसे में हम और आप पड़ोसी हुए, और वह पड़ोसी किस काम का जो ऐसी स्थिति में भी साथ ना दे, कहकर रिया के सिर पर हाथ रखकर वह चलने लगा। रिया भीगी हुई आंखें पोंछते हुए ऊपर वाले की ओर देखकर बोली, आप जैसा भगवान रूपी पड़ोसी ईश्वर हर घर के पास रहे।